हाय गाइस, दिस इज भविष्य शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बीसीए थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और इतने दिन से इसे वर्क चल रहा था। एक्चुअली मैं एक सीरीज लाने की सोच रहा था यूट्यूब पे, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा कवर करेंगे डिटेल के अंदर, जो कि बीसीए थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश की थी, मेरे को मिली नहीं है। ना इसकी कोई प्लेलिस्ट बनी हुई थी, ना इतना कुछ था इसके बारे में। और मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया था, इतना कुछ इसका मटेरियल नहीं है करने का। तो मैंने सोचा यार इसको कवर करा देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी वीडियोस की, और सेकंड चीज़ क्या है कि लोगो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे इसके सिलेबस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैं इसका नाम बता चुका हूँ सब्जेक्ट का। 301 इसका कोड है बीसीए का। और इसके अंदर ना एक्चुअली दो पार्ट में सिलेबस डिवाइड है। पहला पहले हम यहाँ यूनिट वन कर रहे हैं। इसके अंदर यूनिट वन में दो पार्ट हम करने वाले हैं, एक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक टर्म एंड आइडियाज। यूनिट वन के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ेंगे, और कुछ फंक्शन, डाटा डिकम्पोजिशन, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट होते क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। बेस्ट एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल दूंगा, मजा आ जाएगा एग्जांपल सुन के। तुम्हें सारी एनिमेशन सारी क्लियर कराने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कि यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम होगा। तो उसके लिए लिखा है एज द नेम सजेस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उप्स रेफर टू लैंग्वेज दैट यूज ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या करती हैं, रेफर करती हैं ऑब्जेक्ट को यूज करना प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड प्रोग्राम, रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वैसे तो उत्तराधिकारी। इसके बारे में ना एक्चुअली पूरी एक स्लाइड है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्म्स एंड आइडियाज वाला जो वो है ना, उसके अंदर इसको पूरा डिस्कस करना है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक था ना बेसिक टर्म, ये रहा इनहेरिटेंस। इसको हमें आगे पूरा डिस्कस करना है। इनकैप्सुलेशन को हमें आगे पूरा डिस्कस करना है। तो इनके बारे में अभी स्टार्टिंग में इतनी बात नहीं करूँगा, आगे आगे करते रहेंगे। हाइडिंग है, पोलीमॉर्फिज्म है, जो भी और चीज़ें प्रोग्रामिंग इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मेन एम होता है उप्स का, इसको उप्स से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ भी कह सकते हैं, उप्स शॉर्ट फॉर्म कह लो, is to bind together the data and function that operate on them so that no other part of code can access this data except that function। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक अलमीरा है, ठीक है, उसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। तो तुम्हारे घर के अंदर और जो मेंबर है उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उनके पास वो की नहीं होगी। समझ रहे हो? तो वो और फंक्शन जो है उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते जो प्राइवेट डाटा है किसी भी कोड का। तो प्राइवेट डाटा एक्सेस ना कर लें उसके लिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। मानता हूँ ये बात ऊपर से जा रही होगी, समझ नहीं आ रही होगी, इसको हम एग्जाम्पल से बढ़िया समझेंगे ताकि अच्छे से समझ आए। उसके बाद आता है हमारे पास, ये हमारा सिलेबस यहाँ स्टार्ट हो चुका है। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, the object oriented approach however focus on object that represent abstract or concentrate things in the real world। real world के अंदर ये चीजों पे concentrate करता है। these objects are first defined by their character and their properties which are represented by their internal structure and attributes, जिसको हम डाटा भी बोलते हैं। समझने की कोशिश करना, सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, करेक्टर। करेक्टर डिफाइन करते हैं, उस करेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो डिफाइन करते हैं। और उसके बाद उस जो प्रॉपर्टीज है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं। अगर तुमने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो कुछ तुम्हें सिमिलर नहीं लग रहा है? एक स्ट्रक्चर होता था यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, उसके अंदर क्या होता था, हम खुद से चीजें डाल सकते थे कि कैर नेम होगा इसके अंदर, है ना, एक ऑथर का नाम जा सकता है, बुक के पेजेस जा सकते हैं इंट में। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लग रहा कि मतलब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ऐसा कुछ है। तो इसको हम एक एनिमेशन समझते हैं बेसिकली, कि मान लो एक डॉग है, मान लो एक डॉग है, ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि है साउंड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस ओ, थोड़ी राइटिंग खराब है यार, समझ जाना, SOUND, है ना। ये मान लो एक साउंड परफॉर्म कर रहा है फंक्शन। और एक इसका मतलब और चीज ये परफॉर्म एट्रीब्यूट ले रहा है जो कि है नेचर, NATURE। थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है बट हाँ ठीक है। एक डॉग है जो दो नेचर, एक्चुअली दो मतलब फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो आवाज निकालता है यानी साउंड निकालता है, एक नेचर उसका कैसा है वो चीज उसका एट्रीब्यूट हो सकता है। मान लो एक बिल्ली है, एक कैट है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, उसके पास भी ये सेम एट्रीब्यूट होगा साउंड का। डॉग की अलग आवाज हो सकती है बट आवाज तो है ना साउंड, तो उसके अंदर भी एक फंक्शन होगा। और कैट के अंदर भी एक फंक्शन होगा साउंड का। नेचर, डॉग का लॉयल नेचर हो सकता है, फ्रेंडली नेचर हो सकता है, कैट का थोड़ा नोटी नेचर हो सकता है, थोड़ा क्यूटिश नेचर हो सकता है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक लोयन है,
लोइन भी आवाज तो निकालती है, उसके साथ मतलब सेम ऐसे ही फंक्शन है साउंड, बट उसका नेचर थोड़ा डेंजरस होगा, समझ रहे हो? तो उसे हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की। एक क्लास हमने बना दी, एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, मान लो एक कुत्ता, एक ये एक ऑब्जेक्ट है, बिल्ली एक ऑब्जेक्ट है और एक लोयन एक ऑब्जेक्ट है। इनके अंदर जो साउंड है ये वर्ड कॉमन है, मतलब ये जो चीज ये तीनों निकालेंगे, इन तीनों का फंक्शन हमने बना दिया साउंड, जो कि आवाज तो निकालेंगे तीनों, है ना? बट इनका नेचर जो है डिफरेंट हो सकता है, तो हमें नेचर बार बार बनाना पड़ेगा, बिल्ली का अलग, कुत्ते का अलग और लोयन का अलग, है ना? इसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। उसके बाद आते हैं हम रिलेटेड टू अदर पैराग्राम, जैसे फंक्शन, डाटा डिकम्पोजिशन, ये होता क्या है? सिंपल चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसके एक्चुअली दो पार्ट हैं, दोनों कवर करेंगे। फंक्शन डिकम्पोजिशन इज गुड इन ए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अब ये ना दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इन दोनों फर्क क्या है? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस्ट एग्जांपल है सी लैंग्वेज, यानी कि वो सिस्टम के साथ फेरबदल करती है, उसी को छेड़ती है, सिस्टम से रिलेटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है? रियल वर्ल्ड की एंटिटीज, लाइक मान लो कि मेरे को ब्लूप्रिंट है मेरे पास किसी का, तो मेरे को वो चीज अपने कोड में इम्प्लीमेंट करनी है। मेरे को पंखा बनाना है, सिंपल सा एग्जांपल एक ले लो, मान लो। तो पंखे के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, एक कैपेसिटर है ना, मोटर है, ये जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, इनकी मैं एक क्लास बना सकता हूँ, उनके अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं वो परफॉर्म करा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ बेसिकली। ये क्या डाटा लोगों को मिले, क्या नहीं मिले, वो सब चीजें। इट्स इवन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉड्यूलर नेचर ऑफ ए लार्ज स्केल एप्लीकेशन। ये हमें मॉड्यूलर नेचर समझने में मदद करता है लार्ज स्केल एप्लीकेशन का। एक्चुअल डिकम्पोजिशन का मतलब भी होता है कुछ, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जैसे यहाँ लिखा है ना, डाटा डिकम्पोजिशन। डाटा डिकम्पोजिशन का बेसिकली मतलब होता है कि बड़े पार्ट की एक प्रॉब्लम है, उसको हमने छोटे छोटे सिमिलर प्रॉब्लम में, सिमिलर यूनिट में डिवाइड कर दिया, फिर उसको हम समझने की कोशिश करें प्रोसेस क्या है। break down a large complex process into an array मतलब similar type की problem of similar unit of task, foresting a better understanding for the overall process। हमें एक overall understanding मिलने में help करती है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट। अब ऊप्स के कॉन्सेप्ट एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, बट ये जितने भी ये यहाँ लिखे हैं ना, इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था 2019 से लेकर 23 के पेपर के बीच में, ध्यान नहीं है कौन सन में आया है, बट ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये डायग्राम बनाना तुम्हारे लिए नेसेसरी है, उसमें क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्चुअली ये दोनों सेकंड से उस यूनिट में आएंगे, सेकंड यूनिट में, ठीक है? अभी के लिए फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारी चीजें हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट अभी है नहीं, इनका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दिया है, ये एक चार्ट बनाया ना अगर पेपर में आए तो, ठीक है? सबसे पहले आता है अब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिक वर्ड के अंदर यहाँ मैंने एब्स्ट्रैक्शन समझा रखा है, सी प्लस प्लस से इसका कोई रिलेशन नहीं है अभी के लिए, पर हम सी प्लस प्लस से आगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड सेमेस्टर में करेंगे, इसलिए एब्स्ट्रैक्शन जो है यहाँ मैं सी प्लस प्लस के सहारे बताऊंगा, ठीक है? अभी कोडिंग की बात नहीं करें, कोडिंग एक नॉर्मल वे होगा। अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? अब्स्ट्रैक्शन होता है कि हमें सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दिख जाए, मतलब जो हमारे काम की चीजें है ना वो दिख जाए, बाकी सारी चीजें हाइड कर दो, ठीक है? वो यहाँ लिखा है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। अब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्ले ओनली इसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। मतलब डिस्प्ले करनी है हमें सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो काम की इन्फॉर्मेशन है हमें सिर्फ वही दिखानी है, और हाइड कर देनी है बाकी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जो डिटेल्स होती हैं, मान लो हमें किसी का वाईफाई का मतलब पासवर्ड चाहिए, ठीक है? तो वाईफाई के पासवर्ड के साथ और क्या चीजें आता है, आईपी एड्रेस देता है वो, उसका कितने नेटवर्क के साथ कनेक्ट है वो देता है, चार पांच चीजें वो निकाल के देते हैं, हमें क्या चाहिए, हम पासवर्ड चाहिए सिर्फ। तो मेन जो है ना इसेंशियल इन्फॉर्मेशन वो क्या है, पासवर्ड। बट ये निकाल के क्या दे रहा है, आईपी एड्रेस भी दे रहा है ना, उसके अंदर कितने डिवाइस कनेक्ट है वो भी दे रहा है, उसकी स्पीड कितनी आ रही है, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें सिर्फ पासवर्ड बताओ, बात खत्म करो, समझ लो? इसेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। Data abstraction refer to provide only essential information about the data of the outside world, ठीक है? हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, बैकग्राउंड डिटेल को हाइड कर देता है। एक एग्जांपल समझते हैं एक एनिमेशन से कि होता क्या है। मान लो कि तुम एक कार चला रहे हो, ठीक है? कार है तुम्हारे पास, अगर तुम वो चला रहे हो तो मैं तुम्हें कहूंगा यार कार चलाने, तुम क्या करोगे यार, चाबी लोगे, चाबी को गाड़ी के अंदर लगाओगे और गाड़ी चल पड़ेगी, मतलब तुम्हें नहीं पता बैकग्राउंड में पीछे क्या हुआ। बाइक का एग्जांपल ले लो कि मान लो बाइक है, बाइक की तुम्हें मैंने चाबी दी, तुमने बाइक के अंदर चाबी घुमाई, तुमने चलाई, तुम्हें नहीं पता कि उसके इंजन में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या तुम्हें पता है उसका इंजन कब चालू हुआ, कब उसका इंजन बंद हुआ, कौन सी तार से तुम्हारे हॉर्न बज रहे हैं, कौन से कनेक्शन से तुम्हारे मतलब
इंजन स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कौन सी कनेक्शन तुम्हारे हॉर्न की बैटरी, एक्सेलरेटर वगैरह चल रहे हैं, कार के ब्रेक लग रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इंजन का। तुम्हें क्या पता है बेसिकली, तुम्हें पता है कि बस गाड़ी के अंदर मैं चाबी लगाऊंगा, गाड़ी चलेगी, एक्सेलरेटर देना है, गियर चेंज करना है, ब्रेक करना है और क्लच करना है, बस यही तुम्हें चीज पता है ना। तुम्हें ये नहीं पता कि मान लो एक स्टेयरिंग व्हील है, अगर मैंने उसको लेफ्ट साइड हल्का सा टिल्ट किया तो कितने डिग्री टायर मुड़ेंगे। ये सब हम कोडिंग से करते हैं। तो अगर अगर हमने यहाँ कोड लिखा ही नहीं कि कितने डिग्री टायर मुड़ेंगे, तो बैकग्राउंड प्रोसेस है, उसको जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पर एक आम इंसान को क्या पता है, भाई चाबी है, गाड़ी में लगाएंगे और चाबी चलेगी। हाईएस्ट अगर मैं इंसान से मतलब बात करूं कि कोई मान लो मैकेनिक भी गाड़ी चला सकता है ना, तो अगर कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक को यार इंजन के बारे में नॉलेज हो सकती है, नॉर्मल है। बट उसको ना कोड के बारे में नॉलेज नहीं होगा, कितने डिग्री टायर मुड़ेंगे हल्का सा स्टेयरिंग व्हील मोड़ने पे। एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने इसी पे, रिमोट कंट्रोल कार को मतलब पूरा कंट्रोल किया था रिमोट से ही, है ना। अब कहोगे इसमें फर्क क्या है, एक नॉर्मल कार थी वो, उसको हमने रिमोट से चलाया था। तो वो हमने उसके अंदर पाइथन से कोड लिखा था कि अगर हम लेफ्ट जोयस्टिक को मोड़ेंगे तो कितने डिग्री हमारे टायर घूमने चाहिए, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कितने, मैंने 30 करा था। ऐसे ही पीछे कोड लिखा हुआ है, मान लो टाटा की गाड़ी है तो टाटा मोटर्स के पास वो कोड लिखा हुआ है, उसका एक्सेस तुम्हारे पास नहीं है। तो उससे हम कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि तुम्हें सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स यानी चाबी से गाड़ी चलाना पता है। तुम्हें ये नहीं पता कि उसके पीछे कोड क्या है, तुम्हें ये नहीं पता इंजन वर्क कैसे कर रहा है। तुम्हें बस इतना पता है कि भैया चाबी लगाई गाड़ी चल गई, कोड नहीं पता, इंजन के बारे में नहीं पता। इंजन के बारे में फिर भी मैकेनिक को पता हो सकता है, कोड के बारे में नहीं पता हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, बता देता हूँ क्योंकि एक बार पेपर में आ चुका है। बट इतना कोई वो नहीं है, दो एक या दोनों सेक्शन ए में आया था, यूँ समझ लो। दोनों के बारे में डिस्कस करता हूँ, एक तो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एक है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। दोनों होते क्या क्या है, दिस टाइप ओनली शो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा एंड हाइड अननेसेसरी डाटा। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस ही करा था, चाबी और वो गाड़ी वाला, कि चाबी लगाओ और गाड़ी चलाओ। ठीक है, कंट्रोल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं, दिस टाइप ओनली शो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे किसी, कह सकते हो तुम मैकेनिक को वो पता है क्या नाम है, मोटर कैसे, इंजन कैसे ठीक करते हैं गाड़ी का, है ना। तो उसको हम ये थोड़ी कहेंगे कि यार इसको तो मतलब कोड ही पता है, पर उसको इतनी चीज पता है कि यार वो कैसे ठीक होता है इंजन, गाड़ी खराब होगी ठीक कैसे करनी है। डाटा ऑब्स्ट्रक्शन में जो बंदा होगा जो गाड़ी चाबी से सिर्फ गाड़ी चलाएगा, उसको वो भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल था बेसिकली कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन में तुम सिर्फ गाड़ी के अंदर चाबी लगाओ गाड़ी चल पड़ेगी, और कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन में तुम्हें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता होगी, उस फील्ड की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। पर तुम्हें जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कोड की, तुम्हें क्या करना भाई, कोड का तुम्हें गाड़ी खराब होगी ठीक करनी है, चलानी है। ठीक है, तो तुम्हें नॉलेज हो सकती है इंजन की ठीक करने की, है ना, उन सब की। तो ये हो गया टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन पे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है सी प्लस प्लस में, इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस इज डिफाइंड एज द wrapping अप ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में डाटा को मतलब रैप अप मतलब कंबाइन कर देना, एक साथ ला देना, उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये तो होगी मतलब नॉर्मल सी एक डेफिनेशन। उसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज क्या है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज बाइंडिंग टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शन दैट मैनिपुलेट देम। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डिफाइन करता है जो डाटा है ना उसको टुगेदर करके चेंज करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए मैं, ठीक है। मान लो कि तुम्हारी कंपनी है, उसके अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम ये है, तुम्हारी कंपनी में कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ या कितना ज्यादा लॉस हुआ, ईयरली वो चेक करता है, ईयरली या मंथली कैसे भी कह लो, क्वार्टरली कह लो, चेक करता है। और एक और डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, उसका मेजरली काम क्या है, उसका मेजर काम है कि वो मई में, जून में या जुलाई में, है ना, मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा, मई, थोड़ा राइटिंग खराब है फिर भी समझ लेना, है ना। मई, जून या जुलाई में जितनी ज़्यादा सेल हुई है, उसको वो क्या करेगा, मेजर करेगा कितनी ज़्यादा सेल हुई है। मान लो मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, कंपनी मान लो कुछ भी है, यहाँ मान लो डेस्क वॉरियर नाम से कंपनी है, डेस्क वॉरियर, डी के लिख देता हूँ, डी के, डेस्क वॉरियर, डब्ल्यू आएगा, हाँ डी के लिख कह रहा हूँ। हाँ, डेस्क वॉरियर नाम से मान लो एक कंपनी है, तो राइटिंग ऐसी है थोड़ी। हाँ, डैशबोर्ड नाम से कंपनी है, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि मैंने उसको ऑर्डर दिया कि भाई डी कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को मैंने ऑर्डर दिया कि मई के अंदर कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ या कितना ज्यादा लॉस हुआ मेरी कंपनी को, तो वो बताना है। तो वो क्या कर सकता है कि भैया उसको सेल्स डिपार्टमेंट से क्या चाहिए, एक परमिशन चाहिए कि मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट वाले परमिशन दें
कि मैं उनका डाटा एक्सेस करके या उनसे पता लगा सकूँ सेल कितनी है, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता सकता हूँ कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस हुआ। सेल्स जितनी होंगी उसी के हिसाब से तो हम पता लगाएंगे। तो अब ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, ये डायरेक्टली इसके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर इसके डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर लिया तो अननेसेसरी डिटेल्स मिलेंगी, है ना, और चीजें मिलेंगी। इसके लिए हमने क्या करा कि हाँ यार 3 ऑफिसर बिठा दिए। 3 ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह लो, फाइनेंशियल फाइनेंस, ये ना इन तीनों को अप्रोच करेगा कि भैया हमें ये डाटा चाहिए मई का। ये तीनों ना सिर्फ मई का डाटा देंगे, ना कि पूरे सर्वर का एक्सेस दे देंगे सेल्स डिपार्टमेंट की कि जाओ जो डाटा लेना ले लो, अननेसेसरी नेसेसरी जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। ऐसा कभी नहीं होगा। कैसा होगा कि उनको मई का डाटा चाहिए तो वो 3 जो ऑफिसर बैठे हैं वो मई का डाटा निकालेंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट को पकड़ा देंगे। दैट्स ए मतलब लॉजिकल वे जो हम कर सकते हैं, ठीक है। यूं नहीं होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल्स में चला गया, सेल्स फाइनेंस के साथ डाटा एक्सेस कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को हम अभी समझेंगे एक अच्छी स्लाइड से, रियल लाइफ एग्जांपल से, कि होता क्या बेसिकली, ठीक है। तो द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सिंपल समझ लो, एक बाप के गुण एक बेटे में आ जाते हैं, उसको हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस, है ना। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। एक कोई क्लास है, उसके गुण मेरे को चाहिए, मतलब उसके प्रॉपर्टीज मेरे को चाहिए किसी दूसरी क्लास में। तो मैं उन दोनों एक में क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। आगे चलते हैं, इसके एक स्लाइड समझते हैं एग्जांपल से, कि मान लो एक राजा है, ठीक है। एक राजा है, वो एक रियासत को ओन करता है, एक स्टेट को ओन करता है, ठीक है। उसके अंदर उसका एक किला भी उसने खरीद रखा है, ओन करता है, मतलब वो बेसिकली एक किला, ठीक है। तो मान लो उस राजा का एक लड़का भी है, एक लड़का भी है जिसका नाम है मान लो मिंटू, ठीक है। एक बार एज्यूम कर लो उसका नाम है मिंटू। मान लो कल को राजा मर जाता है, मैंने इसको यहाँ से मार दिया, राजा मर जा, ठीक है। राजा मर जाता है, हर कहानी में मरता है यार राजा, राजा मर गया। तो अब ये जो डायरेक्टली ये जो किला इसका था राजा का, वो किला किसका हो जाएगा भाई, वो बेसिकली वो मिंटू का हो जाएगा। समझ रहे हो, राजा का जो किला था वो मिंटू का हो जाएगा क्योंकि वो उसका लड़का है, ठीक है। अब मान लो एक कोई और बच्चा है जिसका नाम है चिंटू, जो कि उसी रियासत में उसी स्टेट में कहीं रहता है, अलग सी जगह पे, है ना। वो कहीं राजा का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई उसका बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, राजा से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि ये किला चिंटू का होगा। चिंटू कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि जो राजा की जो वो थी, मतलब गुण थे, जो इनकी इनहेरिटेंस थी, जो उनका उत्तराधिकार था, वो किस पे गया, वो मिंटू पे गया, ना कि चिंटू पे गया। समझ रहे हो, ये एक बड़ी क्लास है, ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। इसके अगर गुण हमने मिंटू के अंदर डाले हैं, राजा के गुण अगर मिंटू में है, तो ही तो हम कह सकते हैं कि मिंटू का किला है। अगर वहीं ये जो है चिंटू का किला होता तो हम क्या कहते हैं, चिंटू की इनहेरिटेंस है, यानी चिंटू का उत्तराधिकार है इस किले पे। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक क्लास है जो कि है राजा, एक दूसरी क्लास है जो कि है उसका बच्चा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐसा समझ लो कि राजा के गुण चिंटू मिंटू में आ गए हैं, तो मिंटू का किला ऊन करने के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू चिंटू। समझ रहे हो, तो यही है एक्चुअली इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मैंने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म जो भी है मीन्स हैव मैनी फॉर्म्स। अब इसको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा वैसे तो। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ ए मैसेज टू डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। मान लो इसको एक उस स्लाइड से समझते हैं। मान लो कि एक पर्सन है, अरे एडिटर साहब ये क्या कर रहा है, ये तो मैं ही आ गया, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है। मान लो मैं ही हूँ, तो इसके अंदर क्या हुआ कि मैं यार किसी का भाई भी हूँ, मैं यार किसी का दोस्त भी हूँ, और मैं यार किसी का मतलब कहीं किसी के लिए कोडर भी हूँ। एम्प्लॉय मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि तुम समझ सकते हो कि एक जो एम्प्लॉय है वो किसी का हस्बैंड भी है ना, किसी का हस्बैंड भी है भाई, किसी का फादर भी लगता है वो, है ना, किसी का फ्रेंड भी है ना, किसी का भाई भी है। तो एक ही बंदा 3-4 रोल निभा रहा है, मैं भी रोल निभा रहा हूँ, मैं किसी का भाई भी लगता हूँ, मैं किसी का दोस्त भी हूँ, मैं कोडर भी हूँ। तो अलग-अलग मैं जो रोल निभा रहा हूँ ना, उसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली पॉलीफॉर्मिज्म। कि होता क्या है, एक से ज्यादा फॉर्म में जब एक ही क्लास काम करती है उसको हम कहते हैं पॉलीफॉर्मिज्म, ठीक है। उसके आते हैं रिव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। अब रिव्यू ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 11 पॉइंट आते हैं, 11 पॉइंट को हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड कैरेक्टर सेट इन सी, ठीक है। डाटा टाइप और इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं सी के अंदर, तुम्हें पता होगा प्रिंट एफ
और स्कैनफ 2 फंक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर। इंस्ट्रक्टर कह सकते हो, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वो सब। ऑपरेटर कौन से हो गए? इक्वल टू वाले, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो सारे ऑपरेटर हो गए। कंडीशनल स्टेटमेंट होगी इफ एल्स वाली, ठीक है, इफ एल्स एलिफ वो सब। लूप हो गए, फॉर, डू वाइल, वाइल, ये सब। फंक्शन एंड रिकर्शन अगर तुमने सी के अंदर पढ़े हो तो वो कंप्लीट है। फंक्शन कैसे बनता है वो समझ लेना। एरे और पॉइंटर कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह सी के अंदर कर लेना। आगे पूछा नहीं जाएगा बेसिकली ये, बट तुम्हें एक बार सी का ओवरव्यू लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे सिलेबस में है सी का ओवरव्यू, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी है, ओवरव्यू उसका भी लेना है। स्ट्रक्चर कैसे काम करता है मैंने तुम्हें बताया था। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, अभी बताया था इन स्लाइड्स के अंदर ही। और फाइल हैंडलिंग कैसे वर्क करती है, फाइल इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं हम फाइल के अंदर, वो तुम्हें आनी चाहिए। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आनी चाहिए। मेरे क्लास वालों को तो आई थिंक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इतनी नहीं आती, उसमें एक वेक्टर भी आता है जो कि हमारे टॉपिक में नहीं है वैसे तो, पर मेनली वही यूज होता है सी प्लस प्लस में काम करने के लिए। अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर तुम छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, बट फाइल हैंडलिंग तक तुम्हें यार सी लैंग्वेज एक बार आनी चाहिए। और मेन टॉपिक बता देता हूँ। एरे और पॉइंटर अच्छे से पढ़ लेना, स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना, स्ट्रिंग के सारे फंक्शन, रिकर्शन, लूप, फंक्शन, ये तो आनी चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट भी ऊपर के 3-4 तुम छोड़ सकते हो, नीचे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिफरेंस क्या है सी और सी प्लस प्लस के अंदर। 4 पॉइंट लिए हैं मैंने, तुम अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी सी, और मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो जिसमें बोथ आता है, प्रोसीजर भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है हमारी सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आता है, ये यूज होती है सी लैंग्वेज सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, कंपाइलर, इन सबको बनाने में, और ये लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टास्क के लिए यूज होती है। वहीं पे सी प्लस प्लस किस लिए यूज होती है? ये वाइडली यूज होती है एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, गेम्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब ब्राउज़र बनाने के लिए, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। सी जो प्रोग्रामिंग है वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, लगभग तुम उसको समझ सकते हो, है ना? हमने अभी सी पढ़ी भी है 2 सेमेस्टर, तो तुम कर सकते हो। सी प्लस प्लस के अंदर क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू सी, क्योंकि इसमें ओप्स आ जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ये ऑलरेडी है ही, है ना, क्लासेस ऑब्जेक्ट का भी तुम्हें झमेला पालना पड़ेगा, फाइल इनपुट आउटपुट तो है ही इसके अंदर। और एक और पॉइंट है, डज नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास। हैज एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास, मतलब एक क्लास होती है उसके अंदर कुछ डाटा होता है, तो तुम उसको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। सी के अंदर तुम नहीं रख सकते, बट सी प्लस प्लस में तुम रख सकते हो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। आगे हम बात करते हैं सी इन ऑपरेटर, ये होता है सी प्लस प्लस में यूज। कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ क्या होता है, अगर तुमने सी लैंग्वेज के अंदर एक चीज पढ़ी हो, स्कैनएफ। स्कैनएफ से हम क्या करते थे? स्कैनएफ से हम ना इनपुट लेते थे, याद हो तो तुम्हें। स्कैनएफ के अंदर हम यहाँ लिखते थे परसेंटाइल डी, और तो हमारे पास क्या आ जाता था, इंटीजर का इनपुट आ जाता था, ऐसे कुछ था। तो हमें क्या करना है, सी इन ऑपरेटर को यूज करना है और इनपुट ले लेना है। थोड़ी डिटेल बता रखी है। द सीन इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन आयोस्ट्रीम क्लास। आयोस्ट्रीम नाम से एक हेडर फाइल है, उसके अंदर ये सीन ऑपरेटर है। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एक ही होता है, कीबोर्ड वैसे तो, ठीक है। यहाँ लिखा भी है विच इज यूजुअली ए कीबोर्ड। द सी इन इज यूज्ड इन कंजक्शन विद स्ट्रीम एक्सरेशन ऑपरेटर। इसको कहते हैं स्ट्रीम एक्सरेशन ऑपरेटर। ये क्या होते हैं? दो ग्रेटर देन के साइन होते हैं, उससे पहले हम लिखते हैं सीन, ठीक है। और आगे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसके अंदर इनपुट लेना है। मैंने मान लो ए के अंदर इनपुट लेना है, तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, सी इन, दो ग्रेटर देन के साइन, और यहाँ ए, तो ए के अंदर इनपुट आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास एक चीज होती है सी आउट, इसको हम बोल सकते हैं प्रिंट एफ। सी के अंदर एक प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन होता है जो कि कंसोल पे प्रिंट करता है चीजें, वही सेम फंक्शन है हमारे पास सी आउट। इसको भी सेम ही लिखते हैं, ये भी आईओ स्ट्रीम के अंदर बिलोंग करता है, आई आएगा यहाँ यार, है ना, आईओ स्ट्रीम क्लास के अंदर बिलोंग करता है। और ये एक्चुअली यूजुअली किस लिए होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो कि होता है हमारा मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन। दिस सी आउट इज यूज टू कंजक्शन, ये होता है बेसिकली दो लेस देन के साइन, तो हम यहाँ लिखते हैं सी आउट, सी ओ यू टी। थोड़ी यार राइटिंग वैसे ही खराब आ रही है, बट सी आउट के बाद यहाँ तुम दो लेस देन के साइन लगाओगे और डबल कोट में जो भी तुम यहाँ लिखोगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, है ना। यहाँ बीच में कुछ भी लिख देना, वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ये हो चुका है हमारा सी प्लस प्लस का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर क्या होता है? अब मैंने तुम्हें बताया था यार सिलेबस के अंदर, मतलब सी लैंग्वेज का जब तुम रिव्यू पढ़ोगे उसके अंदर एक डायनेमिक
मेमोरी एलोकेशन होता है। डी ढंग से नहीं बनाया यार, डी यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक चीज होती है फ्री और क्या नाम है, एक होता है फ्री करना और एक होता है डायनेमिक मेमोरी को ले लेना। तो वही ऑपरेटर का नाम बदल दिया, यहाँ लिख दिया न्यू ऑपरेटर, एक है डिलीट ऑपरेटर। दोनों के बारे में बात करते हैं। द न्यू ऑपरेटर डिनोट्स ए रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन ऑन द फ्री स्टोर। मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंटर है जो कि एक एरे को पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है, एरे की 50 साइज था और 50 आ चुका है, तुम्हें बढ़ानी है। तो क्या कर सकते हो, इनसफिशिएंट मेमोरी इज अवेलेबल, अगर सफिशिएंट मेमोरी, इफ सफिशिएंट मेमोरी इज अवेलेबल है ना, तो ए न्यू ऑपरेटर इनिशियलाइज द मेमोरी एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द न्यूली एलोकेटेड एंड इनिशियलाइज्ड मेमोरी टू द पॉइंटर वेरिएबल। एक पॉइंटर वेरिएबल को सारी मेमोरी दे देगा। लिखते कैसे हैं, पॉइंटर वेरिएबल का नाम और यहाँ क्या लिखते हैं, न्यू और डाटा टाइप। जैसे हम लिखते नहीं है इंट, हम पॉइंटर बना रहे हैं इंट और यहाँ एक स्टार का साइन लगाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं पी, पी यानी पॉइंटर, है ना। ऐसे कुछ हम पॉइंटर डिनोट करते हैं। बस अब हमें क्या करना है, पहले तो ये डिनोट करना है, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पी लिखना है, पी, उसके बाद इक्वल का साइन और यहाँ लगा देना है न्यू। न्यू लिखना है छोटे वर्ड्स में, कैपिटल में नहीं लिखना। न्यू, ई अच्छा नहीं बना यार, हाँ ई, और उसके बाद डाटा टाइप यानी कि इंट नाम से ये डाटा टाइप है, तो इंट हम यहाँ लिख देंगे। तो उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मतलब प्रोग्राम रनिंग में है तभी। ठीक है, उसके बाद एक होता है डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर इसका उल्टा होता है। वैसे ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लिख भी रखा है, सिंस इट इज ए प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डी एलोकेट डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगी ना एरे को, उसको डी एलोकेट करने की जिम्मेदारी एक्चुअली प्रोग्रामर की होती है। तो प्रोग्रामर आर प्रोवाइड डिलीट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सिंटेक्स क्या है, डिलीट लिखेंगे और पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं डिलीट, डी ई एल ई टी ई, और यहाँ लिख दूंगा मैं पी, क्योंकि पी नाम से मेरा पॉइंटर वेरिएबल था। ठीक है, पी अच्छा नहीं बना बट पी है ना। उसके बाद बस आई थिंक इतना ही है। थैंक यू, है ना। और एक बार यहाँ आ जाते हैं यार हमारे सिलेबस की तरफ। तो हमें सिलेबस में देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओरिएंटेड अप्रोच हमने पढ़ ली, रिलेटेड टू अदर ये फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन और डिकम्पोजिशन ये हमने कवर कर लिया। अब्स्ट्रैक्शन हमने कवर कर लिया, रियल लाइफ एग्जांपल से इनकैप्सुलेशन कर लिया, इनहेरिटेंस कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया, रिव्यू इन सी लैंग्वेज कर लिया, डिफरेंस बिटवीन सी सी प्लस प्लस कर लिया, सी इन के अंदर सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट कर लिया, न्यू कर लिया, डिलीट कर लिए, और ऑपरेटर्स के बारे में सी प्लस प्लस के रिव्यू, सी लैंग्वेज के रिव्यू के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आई होप सो यार यूनिट 1 तुम्हारी पूरी क्लियर है। यूनिट 1 इतनी है, यूनिट 2 की जैसी वीडियो आएगी हम अपलोड कर देंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वेट करो।